हम देख रहे हैं बेसर शैली के मंदिर। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में मंदिरों के निर्माण की 3 शैलियाँ थी। एक जो शैली थी उसका नाम था नागर शैली, जो उत्तर भारत में विकसित हुई। एक जो शैली थी उसका नाम था द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत में विकसित हुई। एक जो शैली थी वो है बेसर शैली। तो बेसर शैली जो है वो मध्य भारत के मंदिरों के निर्माण की शैली थी, और बेसर शैली जो है ये दोनों के संयुक्त मिश्रण से बनी थी। इसमें नागर शैली की विशेषताएं भी थी और उसके द्रविड़ शैली की विशेषताएं भी थी। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं बेसर शैली के बारे में कि बेसर शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ, बेसर शैली के मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं थी, और बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण किन किन राजाओं के संरक्षण में हुआ, और प्लस बेसर शैली के कौन कौन से मंदिर बने, इसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो ये है अपन बेसर शैली को जो है इस रूप में पढ़ेंगे। बेसर शैली जो है ये इस तरह से पढ़ेंगे अपन कि बेसर शैली का क्षेत्र क्या है, कि बेसर शैली का विकास कहाँ हुआ, फिर बेसर शैली की विशेषता क्या है, कि बेसर शैली की जो विशेषता है मंदिरों की वो क्या विशेषता है, दोनों में अंतर क्या है, और बेसर शैली के मंदिर कौन कौन से, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो आइए अपन पहले चलते हैं बेसर शैली के मंदिरों का क्षेत्र। तो बेसर शैली के मंदिरों के क्षेत्र की अगर बात करें तो मान लीजिए ये जो एरिया है इसके इधर वाला हिस्सा जो था यहाँ थी नागर शैली। अगर इसकी बात करें अपन तो यहाँ नागर शैली थी, नागर शैली। उत्तर भारत के जो पूरे मंदिरों की बाकी जो शैली रही ये रही नागर शैली। ठीक है, नागर शैली का विकास यहाँ हुआ। फिर जो है अगर यहाँ बात करें अपन कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का विकास यहाँ हुआ, ये है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। और ये जो बच गई है ये है अपने पास में जो है वह है बेसर शैली, बेसर शैली। तो इसका मतलब कि बेसर शैली के मंदिरों का विकास जो है वो कहाँ पर हुआ, इस मध्य भारत में हुआ। तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, नागर शैली का विकास उत्तर भारत में, और बेसर शैली का विकास मध्य भारत में। तो इस प्रकार क्या हुआ कि बेसर शैली मध्य भारत में मंदिरों के निर्माण की शैली को, मंदिरों के निर्माण की शैली को बेसर शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसर शैली कहा जाता है। तो मध्य भारत में जो मंदिर यानी कि ऊपर में विंध्याचल के पर्वत से लेकर के दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो बेसर शैली का विकास हुआ। और मुख्य रूप से क्षेत्र कहाँ था, कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र। और कर्नाटक में नाम है एहोल, नाम है एहोल, पटडकल ये नाम है। यहाँ पर बेसर शैली के मंदिरों का विकास हुआ। तो बेसर शैली के मंदिरों का क्षेत्र कहाँ पर रहा, मध्य भारत में रहा। और मध्य भारत में कहाँ, विंध्याचल पर्वत से लेकर के जो है वो कहाँ तक रहा, कर्नाटक रहा। कर्नाटक में एहोल, पटडकल इसके मुख्य केंद्र थे। चालुक्य वंश और होयसाल वंश 2 राजवंशों के नेतृत्व में जो है इसका विकास हुआ। अभी देखेंगे आगे। तो ये तो हो गया उसका क्षेत्र। बेसर शैली की विशेषताएं, कि बेसर शैली के मंदिरों की विशेषता क्या क्या है। तो बेसर शैली के मंदिरों की विशेषता यह है, एक विशेषता तो यह है कि बेसर शैली जो है वो मंदिर निर्माण की एक मिश्रित शैली है। एक विशेषता तो यह हो गई कि मिश्रित शैली है। ये क्या है, ये मिश्रित शैली है। क्यों, तो आपको पूछ ले कि नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली में से किस शैली को मंदिर निर्माण की मिश्रित शैली कहा जाता है, वो है बेसर शैली। एक बात। दूसरी बात क्या है, इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों की विशेषता है। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताओं का मिश्रण है, की विशेषताओं का मिश्रण है। तो एक बात यह हो गई कि बेसर शैली की दूसरी विशेषता हो गई कि इसमें नागर शैली की भी क्या है, विशेषता है, और द्रविड़ शैली की विशेषता है। दोनों के मिश्रण से बेसर शैली का निर्माण हुआ। अब दोनों में कौन सा पार्ट, अब यहां पर देखिए कि बेसर शैली के मंदिरों की संरचना जो है, उसका आकार, उसका बनावट जो है
वो तो नागर शैली में है, लेकिन उसका अलंकरण जो है वो द्रविड़ शैली में है। इसका मतलब समझिए अभी कैसे कि बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण, बेसर शैली के मंदिरों की संरचना, मंदिरों की संरचना, आकार एवं बनावट तो नागर शैली में है, नागर शैली में है, जबकि उनका अलंकरण जो है द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ शैली में है। तो मैंने ये बताया कि नागर शैली के मंदिरों की संरचना, उसका बनावट, उसकी जो है आकार जो है वो तो किस में है, नागर शैली में, जबकि उनका अलंकरण जो है वो द्रविड़ शैली में। इसको ऐसे समझिए आप कि मंदिरों की निर्माण और बनावट आएंगे आपको दिखने में तो कैसे लगेंगे कि नागर शैली में, आप उसको उसके आकार प्रकार को देखोगे आप तो कैसे लगेगा, नागर शैली में। जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, उसको बना करके मान लीजिए कि एक चबूतरा बना हुआ है, ये तो हो गया चबूतरा, ठीक है, ये चबूतरे पर बना हुआ है कोई मंदिर है। मान लीजिए कोई मंदिर बना हुआ यूं करके, यूं ये मंदिर बन गया। अब इस मंदिर की छत जो है आपको यूं दिखाई देगी, यूं दिखाई देगी आपको। अब देखिए आप, ये देखने में अगर कोई ऐसा मंदिर है मान लीजिए और आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस में है, आप अगर देखेंगे चबूतरे को देखेंगे तो क्या कौन सी विशेषता है, नागर शैली की विशेषता है। उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है, नागर शैली की विशेषता है। इसका आकार इस तरह का रेखीय है, ये आपको देखोगे रेखीय, तो ये इसका मतलब दिखाई कैसे दे रहा है आपको, नागर शैली। क्यों, क्योंकि नागर शैली के मंदिर हमने कहा था कि या तो यूं होंगे या यूं होंगे, इस तरह से मैंने बताया। तो इसको देखने से चबूतरा भी बना हुआ और ये भी बना हुआ है, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, ये नागर शैली। लेकिन देखिएगा आप, अब आप जब इसमें देखोगे तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इस तरह से बनावट ये हो जाएगी। फिर इसको यहाँ भी देखोगे तो इस तरह से बनावट ये हो जाएगी इसकी। यहाँ पर एक मंदिर यूं करके और निकल जाएगा मंदिर जो है, इस तरह से जो है और निकल जाएगा और निकल जाएगा और निकल जाएगा ऐसे। तो यानी कि है दिखाई तो आपको यूं दिख रहा है, तिकोना ही दिख रहा है, इसी तरह से है। और ये किसकी है, शिखर जो है नागर शैली की। लेकिन इस तरह से पिरामिड दिखने लग गए आपको, बहुत सारे पिरामिड इस तरह से आकार के दिख गए। तो यानी कि आपको दिखाई तो दे रहा है कैसा, ऐसे दे रहा है, लेकिन अलंकरण, ये देखिए अलंकरण, यूं अलंकरण जो है वो क्या हो गया, अलंकरण जो है वो किस में हो गया, वो हो गया द्रविड़ शैली में। मतलब इसको ऐसे समझिए आप कि कोई अंग्रेज व्यक्ति आ जाए और मान लीजिए आकर के वो साड़ी पहन ले या मान लीजिए घाघरा लहंगा चुन्नी पहन ले। तो अंग्रेज व्यक्ति आ जाए और घाघरा लहंगा चुन्नी पहन ले तो आप क्या कहोगे कि मूल रूप से है तो दिखने में तो क्या है, अंग्रेज है, कि मूल व्यक्ति तो कौन है, अंग्रेज है, लेकिन उसकी सजावट, उसका पहनावा जो है वो क्या है, वो इंडियन है। इसका मतलब व्यक्ति तो अंग्रेज है लेकिन उसका पहनावा, उसकी सजावट जो है वो कौन सा, अलंकरण कौन सा है, भारतीय। ठीक वैसे ही यहाँ कि मूल रूप से बेसर शैली के मंदिर, उसकी मूल संरचना, मूल आकार, मूल बनावट तो जो है वो नागर शैली में है, लेकिन उनका अलंकरण जो है वो किस में है, वो है द्रविड़ शैली में। क्यों, क्योंकि बाद में जितने भी मंदिर बने आप देखोगे दोनों का मिश्रण मिलता है। चबूतरा भी दिखाई देगा आपको ऐसा बना हुआ और प्लस इस तरह का पिरामिड भी दिखाई देगा। तो पिरामिड नुमा शिखर ये जो है ये किसकी विशेषता है, ये द्रविड़ शैली की विशेषता। तो आपको शिखर जो है वो पिरामिड दिखेगा, बाकी का जो उसका आकार प्रकार उसका जो है वो दिखेगा कि आपको चबूतरे के ऊपर। तो इसका मतलब नागर शैली का आकार, निर्माण, बनावट ये तो जो है वो बेसर शैली का आकार संरचना तो नागर शैली में, लेकिन उसके जो निर्माण है वो उसका अलंकरण वो द्रविड़ शैली में किया गया। तो यही उसकी विशेषता। अगर आप उसको देखेंगे तो ये देखिए बेसर शैली की विशेषता है, ये एक मिश्रित शैली थी। बेसर शैली क्या थी, एक मिश्रित शैली थी जो मैंने बताया आपको। बेसर शैली के मंदिरों में नागर शैली तथा द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं शामिल है कि दोनों का मिश्रण है बेसर शैली में।
फिर बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण, संरचना एवं बनावट तो नागर शैली में है, जबकि उनका अलंकरण द्रविड़ शैली में किया गया। उनका अलंकरण किस में किया गया? द्रविड़ शैली में। अब दूसरी विशेषता यह भी है कि बहुकोणीय गर्भागृह बेसर शैली के मंदिरों की विशेषता है। मोस्ट कर लेना, इसको पूछा गया क्वेश्चन है कि बहुकोणीय गर्भागृह। तो हमने ये बताया था कि चौकोर गर्भागृह ऐसा जो था अगर, तो वो तो किसका था? नागर शैली का, नागर शैली का। और यहां आयताकार ऐसे ऐसे, ये था द्रविड़ शैली का, द्रविड़ का। और अगर ऐसे बहुकोणीय कि उसका कोई कोण नहीं पता, ऐसे हो गया, 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 ऐसे ऐसे ऐसे, जिसका कोण बहुत सारे हो गए, ये हो गया बेसर शैली, बेसर शैली। तो यानी कि मैंने ये बताया था कि नागर शैली का जो मंदिरों के गर्भगृह जो है वो वर्गाकार होता है। फिर मैंने बताया था द्रविड़ शैली का जो गर्भगृह जो है वो या तो आयताकार होगा या गोलाकार होगा या फिर वर्गाकार होगा वही। लेकिन बेसर शैली का जो है वो बहुकोणीय होगा, बहुत सारे कोण है, एक 2 3 4 5 6 7, कितने कोण हो सकते हैं? 4 5 कोण भी, 6 कोण भी, 7 कोण भी। तो मतलब बहुकोणीय गर्भगृह, ये किसकी विशेषता? बेसर शैली के मंदिरों की विशेषता। फिर बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में हुआ, मध्य भारत में हुआ, मध्य भारत में विंध्य पर्वत से लेकर के कर्नाटक के क्षेत्र में किया गया है। तो ये भी एक विशेषता हो गई कि मध्य भारत में जो है वो बेसर शैली प्रचलित थी। इस प्रकार जो है अगर आप देखेंगे तो यह है बेसर शैली। देखिए आप इसको, देखिए आप, इससे मालूम चल जाएगा कि बेसर शैली क्या है। देखिए आप, मैंने बताया बनावट, संरचना, आकार तो नागर शैली में। तो आप इसको देखिए, इसको देखने से आपको क्या मालूम चल रहा है? देखने से ये मालूम चल रहा है कि ये जो इसका शिखर जो है वो यूं है, यूं है या यूं है। तो ऐसा शिखर किस शैली की विशेषता है? नागर शैली की। अगर शिखर का आकार यूं है, ये नागर शैली की विशेषता। तो आप इसका शिखर देखो, आपको शिखर जो है ये दिख रहा है, यूं यूं ही दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये शिखर जो है यूं दिख रहा है आपको, यूं देख लीजिए, ये शिखर यूं दिख रहा है, ठीक है। फिर आप इसको देखिए चबूतरे के ऊपर, कि जो मंदिर है ये देखो बाहर ये चबूतरा बना हुआ है, ये चबूतरा बना हुआ है। तो चबूतरे के ऊपर बना हुआ है मतलब नागर शैली। इस तरह से आकार है, शिखर है इसका, नागर शैली। लेकिन अब आप इसका अलंकरण देखिए, ये जो दिख रहे हैं आप, इतना अलंकरण, बाहर बाहर छोटे 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 जो अलंकरण दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है। इससे क्या लग रहा है आपको? ये पिरामिड बन गया है। तो शिखर यूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पिरामिड है। तो पिरामिड नुमा शिखर, ये किसकी विशेषता है? द्रविड़ शैली की। तो मैंने बताया कि इसका अलंकरण देखिए, चारों तरफ का जो अलंकरण, यहाँ यहाँ ये सारा अलंकरण जो हो रहा है, पूरा अलंकरण हो रहा है, ये सारा जो है ये किससे हो रहा है? ये द्रविड़ शैली जैसा हो रहा है, पिरामिड नुमा हो रहा है। तो इस प्रकार मैंने बताया था कि नागर शैली की बनावट, मंदिरों की बनावट, उसकी संरचना, उसका आकार, ये तो बेसर शैली के मंदिरों की बनावट, आकार, संरचना ये तो नागर शैली में, लेकिन उसका अलंकरण जो है वो क्या है? द्रविड़ शैली में। तो इस तरह के मंदिर आपको दिखेंगे, वो है क्या कि छत शिखर आपको ऐसे दिख रहा है नुकुला, लेकिन उसका अलंकरण ऐसा है, वो कहलाती है बेसर शैली। तो बेसर शैली इस चित्र से आपको क्लियर हो जा रहा। आगे चलते हैं अपन। बेसर शैली के मंदिर, अब देखिए बेसर शैली के मंदिर जो है मैंने बताया कहाँ बने? मध्य भारत में, मध्य भारत में। और अधिकांश कहाँ पर बने? कर्नाटक में, कर्नाटक में बने। और कर्नाटक में जो है यानी कि मध्य भारत में 2 राजवंशों के काल में, चालुक्य काल में, चालुक्य शासकों के काल में बना, चालुक्य शासकों के नेतृत्व में जो बने वो, और दूसरा जो है होयसाल वंश, होयसाल वंश, होयसाल वंश। तो होयसाल वंश ने जो बनाया वो बनाया हलवेदी में, हलवेदी, हलवेदी का होयसालेश्वर मंदिर, होयसालेश्वर मंदिर। और यहाँ पर चालुक्य शासकों ने जो है कर्नाटक में बनाए, कर्नाटक में, और कर्नाटक में 2 जगह बनाए। एक तो बनाया एहोल में और एक बनाया पटटकल में, पटडकल, पटटकल में। बेसर शैली के मंदिर, तो बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में हुआ। मूल केंद्र उनका कर्नाटक था।
दो राजवंशों ने जो है बेसर शैली के मंदिरों को संरक्षण दिया। दो राजवंश कौन है? एक तो है चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के शासकों ने बेसर शैली के मंदिरों को संरक्षण दिया। उनके नेतृत्व में जो मंदिर बने वो बेसर शैली में बने। दूसरा एक वंश है दक्षिण का, होयसाल वंश। होयसाल वंश के शासकों ने भी जो है वो बेसर शैली के मंदिरों को संरक्षण दिया। अब चालुक्य शासकों ने कर्नाटक में दो जगह ऐहोल और पटडकल, तो ऐहोल और पटडकल में जो मंदिर बने वो बेसर शैली में बने हुए हैं। तो ऐहोल के मंदिर और पटडकल के मंदिर जो है वो बेसर शैली में बने हुए हैं, जो चालुक्य शासकों ने बनाया। और होयसाल वंश की राजधानी थी हलबेदी। हलबेदी जगह का नाम है। तो होयसाल वंश के शासकों की राजधानी हलबेदी में जो मंदिर बने वो भी जो है वो बेसर शैली में थे। और जो सर्वाधिक विख्यात मंदिर है बेसर शैली का वो है हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर। तो मोस्ट कलेक्स को भी ध्यान रखना आप कि बेसर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर। अब आपके पास में तीन महत्वपूर्ण बातें हो गई। नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर किसको माना जाता है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर किसको माना जाता है? तंजौर का राजराजेश्वर ओब्लिक वरदारेश्वर मंदिर। और बेसर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर किसको माना जाता है? हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर। तो द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली, ये तीनों शैलियों का अलग अलग मंदिर है। मैंने बताया बेसर शैली का विकास जो है चालुक्य होयसाल वंश के शासकों के काल में हुआ। चालुक्यों ने ऐहोल और पटडकल में बनाए और इन्होंने जो है वो हलबेदी में बनाए। वही बात देख लीजिए। बेसर शैली को चालुक्य एवं होयसाल वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। तो दो शासक थे जिन्होंने बेसर शैली को संरक्षण प्रदान किया। ऐहोल, पटडकल एवं हलबेदी बेसर शैली के मंदिरों के मुख्य केंद्र है। ये तीन जगह ऐसी है जहां पर बेसर शैली के मंदिर अधिकांशतः बने। फिर हलबेदी का, मोस्ट कर लेना इसको, हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर। हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर बेसर शैली में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मंदिर था। हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर बेसर शैली में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मंदिर था। और ये देखिए हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर, इसको देखिए। हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर, यह है हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर। अब देखिए इसको बेसर शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर क्यों मानते हैं वो देखिए आप। इसलिए मानते हैं कि हमने कहा बेसर शैली की क्या विशेषता है कि एक तो चबूतरा होगा। ये देखिए ये रहा चबूतरा, इसमें देख लीजिए आप, यही मंदिर यहाँ दिख जाएगा। देखो ये चबूतरे पर बना हुआ है, ये है चबूतरा, ये चबूतरा। तो चबूतरा आ गया, इसका मतलब ये किसकी विशेषता? नागर शैली की। अब देखिए आप, प्रवेश द्वार सामान्य आ गया, ये देख लीजिए प्रवेश द्वार सामान्य आ गया, कोई बहुत बड़ा नहीं है, सामान्य आ गया। ये किसकी विशेषता? नागर शैली की। अब देखिए मैंने कहा था प्रवेश द्वार के ऊपर जो है वो द्वारपालों की मूर्ति है। ये देखिए यहाँ पर गंगा यमुना की मूर्ति नहीं है बल्कि द्वारपालों की मूर्ति है। दोनों द्वारपाल है दोनों तरफ, और द्वारपाल है ये द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली आ गई। ये तो आ गई चबूतरा मतलब नागर शैली, सामान्य द्वार आ गया मतलब नागर शैली। दोनों तरफ द्वारपाल आ गए, इसका मतलब द्रविड़ शैली। अब देखिए आप इसकी जो है, आप ये देखिए कि ऊपर जो है शिखर भी है। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे यूं करके, यूं देखिए शिखर है यूं, यहाँ देखिए यहाँ पर भी यूं देखिए आप, आपको शिखर दिखाई देगा यूं यूं यूं, ये शिखर है। ये किसकी है? नागर शैली। लेकिन आप इस पूरे मंदिर को देखिए एक पिरामिड जैसा दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से अलंकरण देखिए, ये गुबंद जैसे दिख रहा है। यहाँ पर भी ये शिखर यहाँ न होकर के यहाँ गुबंद जैसा हो गया, देखिए आप यहाँ पर यूं। तो ये किसकी विशेषता है? ये द्रविड़ शैली की। तो इसका मतलब द्रविड़ शैली, नागर शैली दोनों का सबसे अच्छा मिश्रण जो है ये हलबेदी के होयसालेश्वर मंदिर में। इसलिए जो है हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर बेसर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया हलबेदी का होयसालेश्वर मंदिर जो बेसर शैली का द बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बेसर शैली। अब देखिए हमने तीनों के बारे में देख लिया, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वर्तमान में जितने भी मंदिर बन रहे हैं राजपूत शासकों के बाद से लेकर के,
ज़्यादातर 10वीं शताब्दी के बाद में जितने भी मंदिर बने वो ज़्यादातर बेसर शैली में बने। आज कोई भी मंदिर आपको बना हुआ दिखाई देगा वो बेसर शैली में ही बनेगा। कोई भी मंदिर आज ऐसा नहीं बन रहा जो पूरी तरह से या तो नागर शैली में हो या पूरी तरह से द्रविड़ शैली में हो। आज जो मंदिर कोई भी, मैंने बताया कि 10वीं शताब्दी के बाद में जितने भी मंदिर बने अधिकांशतः सबके सब बेसर शैली में बने हुए हैं। और 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर के 1000 ईस्वी से पहले जितने भी मंदिर बने उनमें बेसर शैली दिखाई देगी। या तो वो नागर शैली में होंगे या द्रविड़ शैली में होंगे या बेसर शैली में होंगे। लेकिन बाद के जो मंदिर बने वो पूरे के पूरे किस में है? बेसर शैली में। तो बेसर शैली वर्तमान में आपको पूरी तरह से कोई भी मंदिर नागर शैली में और कोई भी द्रविड़ शैली में नहीं होगा, बेसर शैली में ही बना हुआ पाएगा। आज आप किसी भी मंदिर को जाके देखना तो आप देख के बता दोगे कि क्योंकि चबूतरे पर बना होगा तो कह दोगे आपके नागर शैली की विशेषता है। अगर यूं छत होगा नुकुली आप कहोगे कि ये नागर शैली के। अगर पिरामिड बनी हुई है आप कहोगे द्रविड़ शैली के। गेट सीढ़ियाँ हैं मतलब नागर शैली के। बहुत बड़ा विशाल प्रांगण बना हुआ है, द्रविड़ शैली की विशेषता, ये कह दोगे आप। मंदिर के बाहर जलाशय हैं, तालाब है, आप कहोगे ये द्रविड़ शैली की विशेषता। मंदिर के बाहर गेट पर जो है द्वारपाल 2 व्यक्ति खड़े हैं तो आप कहोगे द्रविड़ शैली के। बाहर कोई पशु पक्षी की, गंगा यमुना की मूर्ति, आप कहोगे नागर शैली की विशेषता। उसका गर्भगृह जो है वर्गाकार बना हुआ तो आप कहोगे नागर शैली की विशेषता। उसका गर्भगृह अगर आयताकार बनाओगे आप कहोगे द्रविड़ शैली की विशेषता। उसमें अगर मान लीजिए जो है आप कहोगे कि उसमें अगर जाते हुए बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है तो आप कहोगे कि ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। उसमें सामान्य प्रवेश द्वार है तो आप कहोगे कि ये जो है वो नागर शैली की विशेषता है। तो इस प्रकार जो है आप किसी भी मंदिर को अब देख करके पहचान जाओगे कि ये किस शैली की कौन सी विशेषता है। तो इस प्रकार नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली तीनों हमने कर लिए, अच्छे से देख लिया नक्शे के थ्रू या चित्र के थ्रू। अब आप जो है उसको अच्छे से माइंड में फिट बैठा लीजिएगा।